जय हिंद दोस्तों। मेरी यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हालांकि आप सभी को गवर्नमेंट एग्जाम संबंधी सारी अपडेट लाती हूँ। आज से आप सभी के लिए एक और खुशखबरी है। मैं आपको आज से जो आपके कंपटीशन एग्जाम में सब्जेक्ट आते हैं उनके एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूँ। एक एक टॉपिक पढ़ाती जाऊँगी और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगवाऊँगी। मैं आपको बता दूं, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, पटवारी, एसएससी की सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एसएससी के सारे एग्जाम ओनली बैंकिंग को छोड़कर और व्यापम के आपके सारे एग्जाम, इनमें फिजिक्स से आपके मात्रक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मात्रक से एक एक चैप्टर मैं आपको मात्रक समझा दूंगी। मात्रक होते क्या हैं, आखिर हमें मात्रक की ज़रूरत क्यों पड़ी और कौन कौन से मात्रक होते हैं जो अभी तक एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप चाहें तो उठा के देख सकते हैं। मैं आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। ऐसे ही सारे एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर करें और मोटिवेट करें। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। मैं आपको पढ़ाती हूँ फिजिक्स के आज एमसीक्यू क्वेश्चन सिलेबस। आप देख लीजिए आखिर होती क्या है फिजिक्स, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक क्लासिकल फिजिक्स होती है, मैं आपको बता दूं। आपकी एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी आपकी मॉडर्न फिजिक्स। इस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स यानी कि आपकी चिरचम्मच भौतिकी, उसको क्लासिकल फिजिक्स को बोला जाता है चिरचम्मच भौतिकी। आप सभी चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं आपको नोट करवा दूंगी क्योंकि मैं अभी आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगी। हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से मालूम होंगी, आपको जो मालूम ना हो वो लिखते जाना आप। क्लासिकल फिजिक्स यानी कि चिरचम्मच भौतिकी आपकी, और मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी होता है। अब इनका टाइम पीरियड देख लो आप कहाँ से कहाँ तक होती हैं। मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। आपकी क्लासिकल फिजिक्स जिसको हिंदी में बोला जाता है चिरचम्मच भौतिकी, ये आपकी रहती है आदिकाल से 1900 ईस्वी तक, आदिकाल से आपकी 1900 ईस्वी तक। और मॉडर्न फिजिक्स जो आपकी रहती है 1900 से आज तक, यानी कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं। अब क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं मैंने आपको नॉर्मल शॉर्ट तरीके से डिफाइन इसमें किया है। यांत्रिकी, यानी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैकेनिज्म। क्लासिकल फिजिक्स में आप मैकेनिज्म पढ़ते हैं पहला, फिर विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऊष्मागतिकी, इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। यांत्रिकी के अंतर्गत इसमें आप क्लासिकल फिजिक्स में तीन चीज़ें, क्लासिकल फिजिक्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला किसमें, यांत्रिकी इस तरीके से, दूसरा विद्युत चुंबकत्व, और आपका तीसरा है ऊष्मागतिकी। आपने ऊष्मागतिकी के नियम पढ़े ही होंगे, ये आप सबके यांत्रिकी फिजिक्स में आते हैं। इस तरीके से आप अब यांत्रिकी के अंदर भी क्या क्या पढ़ते हैं, कार, बल, ऊर्जा, ये सब चीज़ें पढ़ती हैं, वो यांत्रिकी के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके से ऊष्मागति में आप ताप ऊष्मा पढ़ते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या रखा गया है, आपने सापेक्षता का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा। पिंडों ग्रहों के जो नियम है केपलर ने दिए हैं आपको, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और क्वांटम सूक्ष्म कण के व्यवहार, ये आप पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। सबसे पहले मैं आपको आज टॉपिक क्या है आपका, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, मात्रक। मैंने आपका फिजिक्स को सामान्य इंट्रोडक्शन करा दिया है। आप किस तरीके से दो फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 पार्ट में। सबसे पहले मैं आपको मात्रक पढ़ा रही हूँ, जो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो मात्रक से आते ही हैं लगातार। मैं आपको समझा दूँ मात्रक कौन कौन सी होती है, जो जितना पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहली होती है सीजीएस पद्धति, आप सभी पढ़ते ही आए होंगे। सीजीएस पद्धति होती है, एमकेएस होती है, एफपीएस होती है और आपकी एसआई पद्धति होती है। आपको चारों पद्धति पढ़नी है। सीजीएस पद्धति इसमें क्या होता है, ये आपकी फ्रांस में जन्मी है, इसलिए इसको फ्रांसीसी पद्धति भी बोला जाता है। सीजीएस पद्धति को हम फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। ये लगभग क्वेश्चन आ चुका है 1-2 बार, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं और इसको मैट्रिक पद्धति भी कहती है। आखिर मैट्रिक पद्धति क्यों कहती है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, आप इसमें देखिए।
CGS इसका मतलब सेंटीमीटर, इसका ग्राम, इसका सेकंड। सेंटीमीटर में देखो, जैसे कि हम लंबाई नापते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में हाँ लंबाई मेजर करते हैं। ग्राम में हम वजन मेजर करते हैं, जैसे आधा किलो, आध बोलते नहीं 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, इस तरीके से। और सेकंड, इसमें समय मेजर करते हैं, जैसे कि आपके 10 मिनट, सेकंड, इस तरीके से आपकी सीजीएस पद्धति होगी। इसको मैट्रिक पद्धति बोला जाता है, क्योंकि इसमें पावर के ऊपर जो पावर जो भी वैल्यू रहती है उसको पावर के रूप में डिफाइन किया जाता है, इसलिए हम सीजीएस पद्धति को मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। आइए एक बार मैं आपको इतना रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहले आपने पढ़ी सीजीएस पद्धति, इसको फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं और मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। इस तरीके से 3 चीज़ें होती हैं इसमें, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, इसको मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब सेकंड पढ़ेंगे हम एफपीएस। आखिर होता क्या है एफपीएस? एफ मतलब फुट, लंबाई को हम फुट में भी मेजर करते हैं, आप सभी को मालूम ही है। जैसे कि लगातार हमारी फिजिक्स डेवलप हो रही है तो हमारी मतलब यूनिटें बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि पहले लोग गज में नापते थे लंबाई हाथ से, अब किलोमीटर में मेजर करने लगे। इस तरीके से लगातार इस तरीके से जो पद्धति हैं आई हैं, सीजीएस, एफपीएस, फिर आई एमकेएस, फिर एसआई। फिर एक ऐसी पद्धति बनी जो यूनिवर्सल, यानी कि पूरी दुनिया में चली, चाहे आप न्यूजीलैंड चले जाओ या अमेरिका। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो वो भारत में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे और जापान में भी होंगे, कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड की किसी भी प्लेस पर। इस तरीके से एक आपकी आई एसआई पद्धति जो सभी जगह चलती है। जैसे किलोग्राम, वजन को आप किलोग्राम ग्राम में मेजर करते हो, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो आप कहीं भी चले जाओ वही होगा। जैसे 1 लीटर दूध को आप लीटर में मेजर करते हो, इस तरीके से जो लिक्विड वाली होती है चीज़ें उनको आप लीटर में मेजर करते हो। इस तरीके से आप कहीं भी चले जाओ तो उनको लीटर में ही मेजर करेंगे। इस तरीके से फिर एक ऐसी पद्धति आई कि जो पूरी आपकी दुनिया में चलेगी। एफपीएस, इसका मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं क्योंकि इसका जन्म ब्रिटिश में हुआ। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। फिर एमकेएस, एमकेएस आप एमकेएस देख लीजिए, इसका सिर्फ आपको याद रखना, एम मतलब मीटर, एमकेएस मैं आपको बताती हूँ। एम मतलब है आपका मीटर, लंबाई को मीटर में मेजर करती हो आप सभी। के मतलब है आपका किलोग्राम और एस मतलब है आपका सेकंड, समय। किलोग्राम यानी कि वजन को मेजर करते हो। इस तरीके से आपकी इस सीजीएस का बड़ा भाई है, देखिए आप कैसे बड़ा भाई, जैसे अभी आपने पढ़ी थी सीजीएस पद्धति, उसी का बड़ा भाई है एमकेएस। सीजीएस में पढ़ा था आपने सेंटीमीटर, यहाँ पर आ गया मीटर, सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, फिर उससे बड़ा होता है किलोमीटर। हालांकि वो डेका हेक्टो ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन आप मैं फिजिक्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जी का मतलब होता है ग्राम, के का मतलब किलोग्राम, यहाँ भी सेकंड और यहाँ भी सेकंड। यानी कि सीजीएस का बड़ा रूप, दीर्घ रूप कह सकते हैं, बड़ा भाई कह सकते हैं, वो है एमकेएस पद्धति। इसके आगे आपको पढ़ना एसआई पद्धति। होती क्या है एसआई पद्धति? है एक बार इसका सन भी पूछा गया 1960 में। इसको हम इंटरनेशनल पद्धति भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं एसआई पद्धति को। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले मैं आपको कुछ यूनिट पढ़ाती हूँ, फिर एसआई पद्धति के बारे में बताऊंगी कि लंबाई को कैसे मेजर करते हैं किसी। सबसे पहले आपको पढ़ाती क्यूसेक। होता क्या है क्यूसेक? क्यूसेक से क्या मेजर करती हैं? क्यूसेक को बोला जाता है क्यूबिक फीट सेकेंड। ये होता है आपका क्यूसेक। क्यूसेक हिंदी में चाहे तो आप लिख सकते हैं क्यूसेक। क्यूसेक इसको बोला जाता है क्यूबिक फीट सेकेंड। इससे क्या मापा जाता है? लगातार परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्यूबिक फीट सेकेंड। पानी के बहाव को मापा जाता है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी डैम है, कोई भी डैम बना हुआ है, मैं आपको क्यू रूप में बना के बताती हूँ डैम बना हुआ है। जैसे कि 1 फीट है, इस 1 फीट में पानी का बहाव की मात्रा क्या है, माने कि कितने फ्लो में पानी बह रहा है। जो फ्लो मेजर करते हैं ना पानी का बहाव, क्यूसेक से हम पानी का बहाव मेजर करते हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन ऐसे लगातार आए हैं। सोनार, आपने सुना ही होगा सोनार, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी मैं आपको बताती जा रही हूँ और उसका यूज भी बताती जा रही हूँ। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। सोनार से आप क्या मेजर करते हैं?
अब देखिए नौ संचालक, अब एक नौ संचालक क्या होता है? जल, जैसे कि महासागर वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो नौ संचालक गुप्तखोर होते हैं ना, जाते हैं अंदर पानी के, जल में उपस्थित किसी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। यानी कि आपके जल के अंदर कोई वस्तु है, जो लोग काम करते हैं वहाँ, इसमें कौन सी ध्वनि होती है? पराश्रव्य ध्वनि होती है। और इसमें पराश्रव्य ध्वनि के थ्रू पता कर पाते हैं कि जल में कोई वस्तु है। जैसे नौ पानी के अंदर किसी भी चीज़ की खोज हो रही, वहाँ कौन सी वस्तु आ रही है, कुछ इस तरीके से। इसका उपयोग कौन करते हैं? नौ संचालक। ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं, नौ संचालक उपयोग करते हैं, जल में उपस्थित किसी वस्तु का पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। अब इसके आगे मैं आपको बताती हूँ रडार। रडार क्या होता है? इससे भी लगातार क्वेश्चन बने हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग आप लिख सकते हैं। जिस प्रकार अभी आपने सोनार का यूज जल में उपस्थित किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किया था, इसी प्रकार रडार का यूज वायुमंडल में उपस्थित किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कई मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, कुछ भी इस तरीके से, तो वायुमंडल में कौन सी वस्तु है प्रेजेंट या नहीं है, यहाँ कोई भी चीज़ बीच में तो नहीं आ रही स्लाइड के, इस तरीके से। तो वायुमंडल में उपस्थित किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए हम रडार का यूज करते हैं। आपसे हालांकि इतना ही पूछा जाता है कि इस मात्रा का क्या यूज है, इस तरीके से। अब एनीमोमीटर, एनीमो का अर्थ होता है, देखिए वाइंड, मैं आपको इसके शब्द में छुपा हुआ है एनीमोमीटर। एनीमो का अर्थ होता है वाइंड, वाइंड यानी कि आपकी हवा, हवा का जो वेग होता है उसको मापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आगे, मैं आपको इसलिए क्लियर कर दूं। एनीमोमीटर, एनीमो से आपको याद रखना है हवा यानी कि वाइंड, हवा की गति मापने के लिए जो मीटर यूज किया जाता है वो होता है एनीमोमीटर। इसके आगे ऑडियोमीटर, ऑडियो आपको नाम से ही क्लियर होगा, ऑडियो यानी कि ध्वनि, आप ऑडियो सुनते ही हैं। ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसे हम ऑडियोमीटर बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियो, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा आपको ऑडियोमीटर, अर्थात ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसे हम ऑडियोमीटर बोलते हैं। आप आगे देखिए पायरो, पायरो क्या होता है आखिर? पायरो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, इसके नाम में छुपा है। जैसे अभी मैंने आपको एनीमो का मतलब बताया था बाइंड, एनीमोमीटर का यूज हवा की वेग या हवा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। पायरो, इसमें पायरोमीटर आया है ना जो आपका, इसमें पायरो का मतलब होता है उच्च ताप। जहाँ भी पायरो आए तो आप समझ जाना उच्च ताप की बात हो रही है। इस प्रकार पायरोमीटर का उपयोग हम उच्च तापमान को मापने के लिए करते हैं। किसी भी हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। और इसका क्वेश्चन एक दो तरीके से और बने हैं, मैं आपको बता दूं। ये कौन सा यंत्र होता है? ये विकिरण तापमापी होता है। उच्च तापमान को मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, ये विकिरण तापमापी होता है। अब आगे बढ़ते फेदोमीटर, क्या होता है फेदोमीटर? फेदोमीटर समुद्र की गहराई, कितनी गहराई में कौन सी चीज़ है, यानी कि समुद्र की हम डेप्थ मापते, डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए हम फेदोमीटर का यूज करते हैं। अभी मैं, हाँ आपको फेदोमीटर क्लियर हो गया होगा, समुद्र की गहराई मापने के लिए हम फेदोमीटर का यूज करते हैं। अब पायर हेलियोमीटर, ये क्या होता है? पायर, मैंने अभी आपको पायर का उपयोग बताया था। पायर का उपयोग हम वहाँ करते हैं उच्च तापमान को मेजर करने के लिए। हेलियो, हेलियो का मतलब होता है सूर्य केंद्री, हेलियो का मतलब होता है सूर्य केंद्री। आखिर सूर्य केंद्री होता क्या है? जो सूर्य से निकलने वाली विकिरण होती है उनको मेजर करने के लिए हम पायर हेलियोमीटर का उपयोग करते हैं। पायर हेलियोमीटर सूर्य से निकलने वाले विकिरण को मापने के लिए और उच्च विकिरण को, आप समझ गए। अब आता है मैनोमीटर, जो आपकी गैस होती है उनका प्रेशर मापने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। मैनोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? गैसों का दाब मापने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। अब आपको दो चीज़ें कंफ्यूज करेंगे, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, ये लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं होता क्या है हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रो से आपको लिक्विड याद रखना है, हाइड्रो यानी जहाँ भी आपकी हाइड्रो की बात हो वहाँ आपको लिक्विड याद रखना है, यानी कि आपका दाब, सॉरी लिक्विड यानी कि द्रव, द्रव का घनत्व मापने के लिए, द्रव्य का घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। द्रव्य का घनत्व, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि द्रव्य का घनत्व मापने के लिए। हाइड्रो से आपको लिक्विड याद रखना। अब हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आपको याद रखना वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमिडिटी।
अच्छा, आखिरी आर्द्रता होती क्या है? वायुमंडल में जो नमी रहती है ना, उसको आर्द्रता बोला जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मेजर करने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। मौसम में उपस्थित आर्द्रता को मेजर करने के लिए इस तरीके से। आपको क्लियर हो गया होगा इस चीज़। मौसम में उपस्थित आर्द्रता को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का द्रव का घनत्व मापने के लिए। अब लक्सीमीटर, ये लक्सीमीटर होता क्या, आपने सुना तो होगा। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए कि कितना प्रकाश में कितनी तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लक्सीमीटर का। आप सभी चाहें तो लिख सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लक्सीमीटर का। अब आगे इस प्रकार स्फेग्नोमीटर, आपने जरूर सुना होगा, आप सभी डॉक्टर के यहाँ तो गए ही होंगे। स्फेग्नोमीटर, इसका उपयोग क्या किया जाता है? आप सभी ने कभी ना कभी अपना ब्लड प्रेशर तो मेजर करवाया ही होगा। ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप जिससे मेजर किया जाता है उसी को हम बोलते हैं स्फेग्नोमीटर। ब्लड प्रेशर जिससे मापा जाता है उसको हम बोलते हैं स्फेग्नोमीटर। आखिर अब ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं फिजिक्स में, मैं आपको बताती हूँ। स्फेग्नोमीटर से हिंदी में बोला जाता है रक्तचाप, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी, जिसको आप सभी बोलते हैं। ये मेजर करने के लिए हम स्फेग्नोमीटर का उपयोग करते हैं। हिंदी में आएगा तो आपका आएगा रक्तचाप। रक्तचाप मेजर करने के लिए हम जिस यंत्र का यूज करते हैं उसको स्फेग्नोमीटर बोला जाता है। टू चेक द ब्लड प्रेशर, आविष्कार, इसका आविष्कार भी पूछा गया है, मैं आपको बता दूं इसका आविष्कार किसने किया? रिवारोक्सी और फिटोग्राफ। रिवारोक्सी दो वैज्ञानिक इन दोनों ने मिलकर किया, फिटोग्राफ और रिवारोक्सी। इस यंत्र का आविष्कार। आपका सामान्य बीपी क्या होता है? आप सभी गए ही होंगे, आप सभी ने कभी ना कभी दवाई करवाई होगी। डॉक्टर लिखता है जब आपका बीपी चेक करता है 180/80, और किस में नापते हैं? मिलीमीटर प्रति एच जी मतलब पारा, मिलीमीटर प्रति पारा, 120/80। इस तरीके से आपका सामान्य ब्लड प्रेशर होता है। अब जो 180 लिखा रहता है वो होता है सिस्टोलिक दाब। क्या होता है? ऊपर वाला आपका सिस्टोलिक दाब, और नीचे वाला 180 होता है आपका सिस्टोलिक दाब, और 80 होता है आपका जो डायलिस्टिक दाब होता है। सिस्टोलिक दाब क्या होता है? यानी कि जब आपका जो हार्ट रहता है, नहीं, आपको संकुचित संकुचित किया जाता है, यानी कि सिकुड़ा जाता है। जब वो प्रेशर करते हैं ना ऐसे पंप से, तो वो होता है सिस्टोलिक, को नीचे का डायलिस्टिक जब फैलाते हैं तो वो होता है डायलिस्टिक। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब अगला यंत्र बैरोमीटर। वायुमंडल में हम दाब को मापने के लिए इसका यूज करते हैं। वायुमंडल में दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। बैरोमीटर, इसके बा से याद रखना, आपको कुछ कुछ चीज़ों की ट्रिक से याद रखनी पड़ती है। कुछ कुछ चीज़ें बैरोमीटर, वा से वाह, वायुमंडल में दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। अब ये किस तरीके से होता है मैं आपको बता दूं। बैरोमीटर में पारा भरा हुआ होता है। इसमें जैसे कि आपका पाठ्यांक सडनली, सपोज मान लीजिए थर्मामीटर है आपका, इसमें आपका पारा तेजी से नीचे आए, इसका मतलब है आपका दाब है ना जो कम हो रहा है। पारा सडनली नीचे आए तो दाब कम हो रहा है, यानी कि लो प्रेशर बन रहा है। दाब कम हो रहा है आपका तो लो प्रेशर बन रहा है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हवाएं हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। आपका लो प्रेशर बन रहा है तो जो हवाएं हैं लो प्रेशर की ओर आएंगी, तो आपके जो आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। जब आपका पाठ्यांक तेजी से बढ़े, यानी कि आपका मौसम साफ है, दाब अधिक है, दाब अधिक है यानी कि दाब आपका ज़्यादा है तो मौसम आपका साफ रहेगा। इस तरीके से बैरोमीटर। आपको पढ़ना कैरोमीटर, इसके नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा, कैरो, आप शुद्धता नापते हैं सोने की कैरेट में, अर्थात कैरोमीटर से आप सोने की शुद्धता को मेजर करते हैं। कैरोमीटर से सोने की कितने कैरेट का सोना है, इस तरीके से, तो कैरोमीटर से आप सोने की शुद्धता को मेजर करते हैं। स्टेथोस्कोप, ये भी लगातार आपने सुना होगा, आप डॉक्टर के यहाँ गए ही होंगे। डॉक्टर वो लगा के देखता है ना जो हार्ट में, अर्थात इससे हृदय की धड़कन को मेजर किया जाता है। हृदय की गति को मापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। ये इस तरीके से होता है। ये डॉक्टर के यहाँ आप सभी गए होंगे, आपने देखा होगा डॉक्टर इस तरीके से वो लिए रहता है, ऐसे फंसाता है। स्टेथोस्कोप, इससे हम हृदय की गति को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। आपका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? हृदय की गति यानी कि हार्ट बीट। इसका आविष्कार भी पूछा गया है, ल्यूनेक ने किया है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया है? ल्यूनेक ने किया है। अब आप आगे बढ़े। सीस्मोमीटर, ये भी आपने सभी ने सुना ही होगा, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। सीस्मोमीटर, ये क्या होता है? सीस्मोमीटर, इससे क्या मेजर किया जाता है?
देखिए आप सीस्मोमीटर, इससे आपका क्या मेजर किया जाता है मैं आपको बता दूं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सीस्मोमीटर से। क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। जो भी आपकी अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक बोला जाता है, टू चेक द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अब आपका जो भूकंप होता है वो किस पैमाने पर मापते हैं, ये भी लगाता रहता है रिएक्टर पैमाना। क्योंकि इसके जो सीस्मोमीटर है इसकी खोज की थी चार्ल्स रिएक्टर ने, अर्थात उन्हीं के नाम के आधार पर एक रिएक्टर स्केल दिया उन्होंने, उस पर हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अब आता है नेक्स्ट अल्टीमीटर, ऊंचाई। अभी आपने एक एनीमोमीटर पढ़ा था, वो नापते हैं पवन वेग यानी कि हवा का वेग, वेलोसिटी ऑफ वाइंड, वो पढ़ा था आपने एनीमीटर। ये है आपका अल्टीमीटर। ये हवाई जहाज जैसे नहीं आप कभी भी हवाई जहाज में बैठे हो तो बोलते हैं एक्स वाई जेड इतना ऊंचा एक्स वाई जेड की ओर ही आपकी प्लेन जा रही है, यानी कि इतनी ऊंचाई की ओर आपकी प्लेन अब उड़ने वाली है। आप सभी अपनी बेल्ट टाइट कर लीजिए। आपने लगातार मूवियों में ऐसा देखा ही होगा। अल्टीमीटर अर्थात ऊंचाई को मापते हैं हम अल्टीमीटर से। ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है मोस्टली आपका हवाई जहाज में। अब आता है स्पीडोमीटर। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है स्पीडोमीटर, यानी कि आप इससे स्पीड मेजर करते हैं। गति को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको स्पीडोमीटर बोला जाता है। अर्थात किसी भी चीज़ की गति को मेजर करते हैं, वाहनों की गति को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको स्पीडोमीटर बोला जाता है। अब पॉलीग्राफ एक तरीके से मशीन होती है। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। अब आपको सुनकर आश्चर्य तो हो रहा होगा, ये कौन सी मशीन है जिनसे ये बताया जा सकता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं, अर्थात झूठ पकड़ने वाली मशीन बोला जाता है। ये किस तरीके से काम करती है मैं आपको समझाती हूँ। पॉलीग्राफ मशीन क्या होती है आपकी? पॉलीग्राफ मशीन ये झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। इसका आविष्कार किया था जेम्स मैकेंजी ने। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। आपके शरीर के अंदर जो एड्रिनल हार्मोन होता है इसको हम 3F एक्शन हार्मोनी बोला जाता है। एड्रिनल हार्मोन होता है, इसके थ्रू आपका झूठ, यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो ये झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है, इसके थ्रू मालूम चल सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कब मालूम चल सकता है आप ये सुनिए। इसमें मैंने आपको बताया एड्रिनल हार्मोन को क्या बोलते हैं, 3F एक्शन। इसमें होता है एफ, एफ मतलब फियर होता है, फियर, और एफ मतलब फ्लाइट। फियर होता है आपका और फ्लाइट होता है और फाइट होता है। फियर, फ्लाइट और फाइट। फियर मतलब डर, फाइट मतलब लड़ाई और फ्लाइट मतलब भागो। इसको हिंदी में बोलते हैं लड़ो डरो भागो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कोई भी ऐसे नया व्यक्ति हो, उसने चोरी की सपोज, ठीक है, तो उसको ये डर लगेगा। सपोज चोरी कुछ भी एग्जाम आप मान लीजिए, कोई भी व्यक्ति है कहीं मूवी देखने गया, उसको लगा कोई जान पहचान वाला मिल गया, उसको लगा कि उसने मुझे देख लिया, जबकि उसने देखा नहीं था, सिर्फ इस व्यक्ति ने देखा था। तो वो अब हो सकता है वो अब जब अपने घर रिटर्न हो रहा है तब उसको वही व्यक्ति मिले, तो बोले क्यों तुम मूवी देखने गए थे क्या? उन्होंने नॉर्मली पूछा ऐसी तुम कहीं गए थे क्या? तो उसको लगा कि नहीं उन्होंने मुझे देख लिया इसलिए बोल रहे, तो वो घबरा जाएगा, क्योंकि उसको इस चीज़ का कोई भी नॉलेज नहीं, तो वो तुरंत ही घबरा जाएगा, यानी कि उसका जो एड्रिनल हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा उस टाइम। तो पॉलीग्राफ मशीन से बता सकते हैं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति कई बार गया हो, इसको अनुभव हो कि नहीं तो ऐसे बोल रहा है, वो सफाई से झूठ बोल जाता है। जो सिर्फ पहली बार कर रहे हो, जिनको कोई नया नया कदम हो, फर्स्ट अपराध किया, उनको ही इस मशीन के थ्रू पता लगाया सकता है ये झूठ बोल रहा है। बाकी जो इसमें माहिर है उनका पता नहीं लगाया सकता। उनके पता लगाने के लिए एक दूसरी टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है नार्को टेस्ट। मैं आपको बता दूं नार्को टेस्ट होता क्या है आखिर। ये आपको सच में झूठ का पता लगा देता है। जो व्यक्ति ड्रिंक करते हैं यानी कि शराब वगैरह पीते हैं, उन देखिए कैसे पता लगाया जाता है, जब आपका इससे पॉलीग्राफ मशीन से सिर्फ जो पहली पहली बार यानी कि अपराध की श्रेणी में नए हैं उनका बस पता लगाया सकता है, इसको झूठ पकड़ने वाली मशीन भी बोला जाता है। अभी नार्को टेस्ट होता क्या है, आपने मूवियों में लगातार सुना ही होगा नार्को टेस्ट। जैसे कि आपके जो दिमाग होता है, खोपड़ी वाला एरिया होता है, वहाँ पर होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम वाला और जो एरिया होता है, जब व्यक्ति ड्रिंक करता है तो उसको इतना ध्यान नहीं रहता है कि मुझे किससे कैसी बात करनी चाहिए। जब नॉर्मल, जब उसका सैरे वाला जो ड्रम मतलब एरिया होता है उसमें डर रहता है, तब तो उसको याद रहता है कि मुझे किससे कैसी बात करनी, फ्रेंड से कैसी, पिताजी से कैसी, मम्मी से कैसी, तब तो याद रहता है। लेकिन जब उसका डर खत्म हो जाता है, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति का ये टेस्ट किया जाता है नार्को टेस्ट, ऐसे तो नहीं होता है यार, ये गैर इलीगल चीज़ों में ही नार्को टेस्ट वगैरह होते हैं। ये संविधान हमारे परमिशन मिलती है, जैसे कि कोई भी मंत्री हैं
कुछ भी जैसे कि रेट पड़ती है कहीं भी, तो ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि हाँ, इसने यहाँ धन छुपाया है, वो बताता नहीं, व्यक्ति सफाई से झूठ बोलता है, तभी सेरेब्रम जज बोल देते हैं, यदि अनुमति मिलती तब भी नार्को टेस्ट किया जाता है। कैसे? उस व्यक्ति को अफ़ीम, शराब या गांजा वाली, कि एल्कोनाइड होता है वो दिया जाता है, वो पिलाया जाता है, तो उससे व्यक्ति का जो सेरेब्रम वाला एरिया होता है, डर खत्म हो जाता है, तो भूल जाता है कि हमें किससे कैसी बात करनी है। आखिर वो सच उगल देता है इसमें, यहाँ मैंने वहाँ छुपाया है, ये किया। वो भूल जाता है कि ये व्यक्ति कौन है, कैसे। इस तरीके से नार्को टेस्ट किया जाता है। ये ऐसे नहीं होता है नार्को टेस्ट किसी भी का। आप समझ गए होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं पढ़ती क्रायोमीटर। अभी मैंने आपको पढ़ाया था पायरोमीटर, उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है पायरोमीटर का। क्रायो यानी कि कम तापमान मेजर करने के लिए हम क्रायोमीटर का उपयोग करते हैं। दूसरा लैक्टोमीटर, आपने ये भी सुना होगा। लैक्टोज, दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज, अर्थात दूध की शुद्धता मापने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको बोला जाता है लैक्टोमीटर। अब एक आपने एक और सुना होगा कैस्कोग्राफ, ये क्या होता है? इसकी खोज जगदीश चंद्र बसु ने की थी। आपने इनका नाम सुना ही होगा कैस्कोग्राफ। किसने की? जगदीश चंद्र बसु ने इसका आविष्कार किया। पौधे भी जीवित होते हैं, सबसे पहली बार इन्होंने बताया कि पौधे भी जीवित होती हैं। पौधों की हाइट बढ़ती है तो इसका मतलब पौधों में कोशिका विभाजन होता है, अर्थात पेड़ पौधों की जो ऊंचाई बढ़ती है उसको मापने का यंत्र कहलाता है कैस्कोग्राफ। सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु ने बताया है। अब आता है नेकोस्कोप, आपकी बादलों की गति और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए नेकोस्कोप का यूज करते हैं, बादलों की गति और दिशा को मापने के लिए। नेक्स्ट है आपका सेलिनोमीटर। सेलिना से याद रखना है आपको, लवण, अर्थात लवणता को मेजर करने के लिए हम सेलिनोमीटर का यूज करते हैं। मैं आपको और कुछ एग्जाम के क्वेश्चन बताती हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जामों में। आप सभी को यदि इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने हैं तो ये आपकी घटना चक्र की बुक आती है या प्रीवियस ईयर की, आप सभी उनसे लगा सकते हैं लगातार प्रैक्टिस के लिए। इस तरीके से मैं आपको और चीज़ें क्लियर कर दूं, मैं आपको बताती हूँ लगातार एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आप, ये है जैसे क्वेश्चन, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी आपको समझाया था सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, नौ संचालकों द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए अब पीएससी प्री में भी आया है छत्तीसगढ़। सोनार का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग अर्थ का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी किसी वस्तु की स्थिति जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति की पराश्रव तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें होती वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौटती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति ज्ञात हो जाती है। हमने पराश्रव तरंगें भेजी उच्च आवृत्ति की, तो वो वापस आएंगी तो हमें मालूम चल जाता है कि यहाँ कोई चीज़ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएससी में तक पूछा गया है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मैंने अभी आपको पढ़ाया था सोनार का उपयोग किया जाता है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए वही क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार एग्जामों में। सोनार में हम उपयोग करते हैं किस तरंग का? मैंने आपको पढ़ाया था पराश्रव्य तरंग का उच्च आवृत्ति की, अभी आपने पढ़ा ही है जस्ट। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ध्वनि, मैंने आपको पढ़ाया था ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि जबकि एनेमोमीटर द्वारा वायु का वेग मेजर किया जाता है। मैंने एन्यूम को मतलब बताया था वाइंड, इससे वायु का वेग मापते हैं आप। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तित होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है क्रोनोमीटर। ऑडियोफोन भी मैंने आपको बताया, दूषित श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए। अब आगे देखिए, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था पवन वेग के मापन के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायु की गति निम्नलिखित किसके द्वारा मापी जाती है? मैंने अभी आपको बताया एनीमोमीटर। पवन वेग, वायु की गति, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं? देखिए ये क्वेश्चन आया है कौन आपका सुमेलित नहीं? मैंने आपको एनीमोमीटर तो पढ़ाया है वायु की गति मापने के लिए, अमीटर विद्युत धारा, पायरोमीटर उच्च दाब यानी कि टोक्योमीटर। ये गलत है आपका, आपने 3 तो पढ़े हैं, ये चौथा नहीं पढ़ा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए टोक्योमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं। एक प्रकार का ये सर्वेक्षण उपकरण है, ये क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन, दिशा के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है दूरियों के लिए। पायरोमीटर मैंने आपको पढ़ाया था उच्च ताप के लिए। आप देखिए मैंने आपको ही पढ़ा चुकी हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हैं लगातार ये क्वेश्चन आए हैं।
पायरोमीटर, मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी, विकिरण मापी। इसको पूर्ण विकिरण उत्तर मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है इससे। अब आप और देखिए, निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने हेतु किया जाता है? पायरोमीटर, मैंने अभी आपको बताया ही है। निम्नलिखित ताप माप में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? देखिए, विकिरण तापमापी, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। उच्च ताप कहा था मैंने, तो ये उच्च तापी है। देखिए, ये भी पढ़ाया था मैंने। पारा हिलियोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया था? इसमें सोलर रेडिएशन बताया है इन्होंने ये। मैनोमीटर, मैंने आपको पढ़ाया था, गैसों का दाब मेजर करने के लिए मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। देखिए आप, अभी सुमेलित करने वाले भी क्वेश्चन आते हैं। सही उत्तर दीजिए, आपको सुमेलित करना। अमीटर का आपको मालूम है किससे? बुद्ध धारक, यानी कि पहले का तीसरा। देखिए किस ऑब्जेक्ट में ये है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर देखिए मैंने आपको हाइड्रो और हाइग्रो में डिफरेंस पढ़ाया था। हाइड्रो पढ़ाया था मैंने द्रव का घनत्व मेजर करने के लिए, और हाइड्रो पढ़ाया था मैंने आपकी आर्द्रता को मेजर करने के लिए वायुमंडल में। हाइड्रो यानी कि इस दूसरे का चौथा होगा स्प्रिंग तुला। ये नहीं पढ़ाया तो आपको बैरोमीटर तो पढ़ाया है मैंने, दाब। तो जो बचा, अब क्या बचा? भार। तो स्प्रिंग तुला का भार, यानी कि पहले का तीसरा ये है, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला, इस तरीके से। निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए आप, इनमें से आपने क्या पढ़ा है? देखिए, ऑडियोमीटर पढ़ा है आपने, और अमीटर भी पढ़ा। अमीटर का तो सही है, विद्युत शक्ति मापक यंत्र के लिए। ऑडियोमीटर आपने पढ़ा, ध्वनि तीव्रता, ये सही है। आप सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑडियोमीटर, इन्होंने कहा, देखिए अमीटर का आपने विद्युत शक्ति में नहीं पढ़ा, विद्युत धारा में पढ़ा है। विद्युत धारा मेजर करने के लिए अमीटर का प्रयोग किया था, यही रॉन्ग है आपका। आपने अभी 2 मीटर नहीं पढ़े, ये इनका भी यूज मैं आपको बता दूं। ऑडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा, जो वाहन का पहिया है जो दूरी तय करता है, उसको मापने के लिए हम ऑडोमीटर का यूज़ करते हैं। अब ऑडो याद रखिए, अंडा गोल तरीके से, वाहन का पहिया भी गोल होता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और ऑन्डोमीटर, ऑन्डोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए ऑन्डोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने के लिए, अमीटर का विद्युत धारा मापने के लिए, ना कि विद्युत शक्ति। विद्युत धारा निम्न किस उपकरण से मापी जाती है? देखिए आ गया, अब भी अमीटर मैंने आपको बताया ही था, विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। देखिए, पोटेंशियोमीटर किसी सेल की ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण होता है। किसी सेल का यदि हमें ईएमएफ वैल्यू मापनी है तो उसके लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। आप लगातार क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सब चीज़ें पढ़ने से क्लियर नहीं होती, आप मोस्टली आप क्वेश्चन लगाइए तब सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हमने बैरोमीटर बताया था। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? देखिए, अब ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है उस टाइम क्या आता है, क्योंकि जल भी भरा जाता है, अल्कोहल भी, पारा। लेकिन इसका आंसर पारा सही होगा। साधारण बैरोमीटर में हम पारा यूज करते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व मैंने आपको बताया था, लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता को, क्योंकि लैक्टोज दूध में एक शर्करा पाई जाती है। दूध की घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, मैंने आपको ये भी बताया था। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, और वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, लैक्टोमीटर भी मैंने आपको पढ़ाया था। लैक्टोमीटर का उपयोग हम दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए करते हैं। बैरोमीटर का हम वायुमंडलीय दाब के लिए करते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो का द्रव का घनत्व मेजर करने के लिए करते हैं, हाइड्रो का। और हाइग्रो, हाइग्रो का हम करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, देखो हाइड्रो का बताया था द्रव का घनत्व करने के लिए, और हाइग्रो का मैंने बताया था आपका सापेक्षिक आर्द्रता के लिए। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता के लिए बताया था मैंने हाइग्रोमीटर। आपको हाइड्रो हाइग्रो में कंफ्यूजन नहीं होना है। और देखिए आपके किस तरीके से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? देखिए, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया था? वायु की आर्द्रता मापने के लिए मैंने आपको अब भी बताया, वही क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? अब तो आपको रट ही गया होगा, वायु वेग, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाइंड। आर्द्रता को मानांकित करने के लिए आप ये पढ़ ही चुके हैं, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, यदि आपने एक बार क्लियर तरीके से पढ़ा है तो बन जाएंगे। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। अब आप और देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको ये सुमेलित मालूम होंगे तब तो आप बता पाएंगे कौन सा नहीं है। इस तरीके से भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, संधारित्र थर्मामीटर, जंक्शन डायोड अवर्धक, कौन सही सुमेलित है ये बताना। ये सही है आपका, थर्मिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। अब निम्नलिखित में से उस सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेथोस्कोप, मैंने आपको हृदय की गति के लिए बताया था स्टेथोस्कोप पहले का। तीसरा स्फेग्नोमीटर, याद कीजिए, रक्तचाप के लिए बताया था, ब्लड प्रेशर के लिए स्फेग्नोमीटर। कैरेटोमीटर, कैरेट सोने की शुद्धता मेजर करनी। लक्सीमीटर, प्रकाश की तीव्रता बताने के लिए। यानी कि आपको पहले का तीसरा एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। इस तरीके से आपका ये आंसर सही होगा। रक्तदाब मापने के लिए मैं आपको स्फेग्नोमीटर बता चुकी हूँ, 120/80। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ी क्वेश्चन बचे हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लिया जाता है? मैंने अभी आपको पढ़ाया था पायरोमीटर, इसमें आया था पूर्ण विकिरण मापी। वो ये प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हमने आपको पढ़ाया था लक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता को मेजर करने के लिए। रडार का उपयोग क्या पढ़ाया था हमने? वायुमंडल में उपस्थित किसी वस्तु का पता लगाने के लिए। देखिए आप लेकिन क्वेश्चन दूसरा पूछा है, रडार तरंगों द्वारा वस्तुओं की, रडार जो आपका यंत्र होता है उसमें रडार तरंगों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? मैंने भूकंप की तीव्रता बताई थी आपको, सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। इस तरीके से मैंने आपको बताया भूकंप की तीव्रता का मापन। देखिए आ गया, रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है? आपका भूकंपीय लहरों के लिए। भूकंप की तीव्रता मापी जाती किससे? रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। पीएच पैमाने से आपका ब्लड का वो अम्ल क्षार पीएच मान मापा जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप में मापा जाता है। RH गुणांक रक्त किलोवाट ओवर रिएक्टर पैमाने भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये वाला गलत है, उसमें कुछ और दिया है, क्योंकि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं हो सकता? ताप के सेल्सियस में हो सकता है, फ़ारेनहाइट में हो सकता है, र्यूमर में हो सकता है, लेकिन केल्विन में आपका माइनस वैल्यू नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी सिस्मोग्राफ है आपका। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी कौन सा? सिस्मोग्राफ। अब उसमें एक और यंत्र आया था, मैं आपको बता दूं, रेनगेज एक वर्षा मापी यंत्र है, और गीगर काउंटर आया था, एक प्रकार के कण अनुवेदक है। क्या है? कण अनुवेदक। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल। भूचाल यानी कि भूकंप हिंदी में। भूकंप देखिए आप, मेजर आपको मैचिंग करना है, भूकंप का सिस्मोग्राफ। ऊंचाई को मैंने आपको अल्टीमीटर बताया था, विद्युत धारा अमीटर और प्रतिरोध ओम। पहले का आपका है दूसरा, और फिर दूसरे का है तीसरा, यानी कि आप और तीसरे का है पहला। ये वाला सही है, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। और आप देखिए इसमें फैदोमीटर से मैंने आपको गहराई बताई थी, समुद्र की गहराई मापने के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर, देखिए हाइग्रोमीटर आया वायुमंडलीय आर्द्रता मेजर करने की। अल्टीमीटर ऊंचाई मेजर करने के लिए। देखिए इस तरीके से कहा, फर्स्ट का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, ये है आपका बी ऑप्शन। इस तरीके फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मेजर करने के लिए किया जाता है। अब देखिए आया एनोमीटर और अल्टीमीटर होता है। एनोमीटर मैंने आपको क्या बताया था? एनोमीटर का उपयोग देखिए आप लगाइए। सीस्मोग्राफ भूकंप के लिए किया जाता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए। एनोमीटर वायुवेग के लिए। और जो अल्टीमीटर होता है वो ऊंचाई मेजर करने के लिए किया जाता है। यानी कि पहले का तीसरा डी ऑप्शन है आप में, ये है। इस तरीके से आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी। एक ही दो क्वेश्चन बचे हैं, लगभग अपने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। मात्रक में से यदि क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आपका क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आपका, बैंकिंग छोड़ के। मैनोमीटर का उपयोग मैंने आपको बताया था, कहाँ पर करते हैं मैनोमीटर का उपयोग, आप सभी याद कीजिए। मैनोमीटर का उपयोग कहाँ पर बताया था मैंने आपको? मैनोमीटर का उपयोग मैंने आपको दाब को मेजर करने के लिए बताया था। गैसों का दाब मेजर करने के लिए मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। कार्डियोग्राफ हृदय गति, ये आपकी एक वो होती है ना, वो कार्डियोग्राफ, इससे हृदय गति मेजर करती है। सीस्मोमीटर से भूकंप पे मापते हैं, सीस्मोमीटर से, ये आपका गलत है। कार्बोरेट से आंतरिक दहन इंजन, गलत पूछा था उन्होंने। कार्डियोग्राफ से हृदय गति, सीस्मोमीटर से आप भूकंप की तीव्रता मापते हैं।
किसके मापा ना, फोनोमीटर को यूज़ किया जाता है। एक नया आ गया है, इससे क्या मापते, फोनोमीटर से। आप देखिए, फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। पायरोमीटर, पायरोमीटर से उच्च ताप मापने के लिए। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए। गायरोस्कोप, गायरोस्कोप का देखिए यूज कहाँ करते हैं, घूमती हुई वस्तु वाली गति मेजर करने के लिए हम गायरोस्कोप का यूज करते हैं। काइमोग्राफ, शरीर की क्रियाओं को जो ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है, इसमें रक्तचाप, हृदय की धड़कन, इसको कायरोग्राफ बोलते हैं। जैसे ईसीजी वगैरह भी होती है ना, ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आप सभी मेरे चैनल पर बने रहिए। यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।